नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर और आज बात करेंगे कोरोना संक्रमण के फैलाव की और उसके साथ साथ उससे बचने के लिए वैक्सीन्स की और किस तरीके से एक के बाद एक नई वैक्सीन्स आ रही हैं और उसका दायरा किस तरीके से संक्रमण को रोकने में कारगर होगा। लेकिन अप्रैल के मध्य में जब हम बात कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और देश में कोरोना की दूसरी लहर साफ तौर पर नजर आ रही है और इस बार पिछली बार के हर रोज आंकड़े टूटते जा रहे हैं जब एक दिन यानी कि 24 घंटे में संक्रमण की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 800 से ऊपर है और इसीलिए अब धीरे धीरे यह खतरा कई गुना बढ़ चुका है। और इस बीच में तेज रफ्तार वैक्सीन का काम भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार वैक्सीन की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसके पीछे की प्रमुख वजहें क्या हैं और क्यों संक्रमण की इस रफ्तार को हम अब तक रोकने में या उसे धीमा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और क्या वैक्सीन्स के आने के बाद यानी कि नई नई वैक्सीन जब आ रही हैं उसे भारत सरकार मान्यता दे रही है, उसके बाद इस रफ्तार को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, समझेंगे अपने 2 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सरमन सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी हमारे साथ हैं, जो कि ICMR में हैं और क्लिनिकल ट्रायल और हेल्थ सिस्टम रिसर्च यूनिट से जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत में सरमन सर आपसे करना चाहूँगा कि जब हम पिछले 1 महीने पहले के ही अगर पीछे चलें और उस वक्त में जो रफ्तार थी और ख़ासतौर पर जनवरी और फरवरी मध्य तक, तो ऐसा लगता था कि शायद संक्रमण पर हमने काबू पा लिया है। हालांकि कुछ राज्य चिंता का विषय ज़रूर थे, लेकिन अब अप्रैल मध्य में किस तरीके से आप देखते हैं संक्रमण की रफ्तार को, जब आंकड़ा 1,60,000 को भी छू चुका है? जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा और जैसा कि हम जानते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे सितंबर में एक स्टडी सर्वे की गई थी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा और नवंबर में वो पब्लिश हुई, तो उसमें बताया गया था कि वैक्सीन 87% लोगों का, इंडियंस का ये मानना था कि आज की डेट में अगर वैक्सीन आ जाए तो हम लगवा लेंगे। उसी दरमियान क्या हुआ कि दिसंबर तक कोरोना के नंबर केसेस के बहुत कम आ गए और जब जनवरी में जब शुरू वैक्सीन होने वाली थी तो बहुत सारे लोगों में एकदम रिलक्टेंस आ गई और उनका मानना ये था कि अब वैक्सीन की जरूरत क्या है, कोरोना चला गया। इस तरह से हुआ और सबसे पहले नेचुरली इस तरह की जब भी मैसेज जाता है तो हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो, हमारी इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी, उसकी वजह से नेचुरली बिजनेस हाउसेस भी खोलने पड़े, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बहुत सारी जो चीजें थी वो खोलनी पड़ी। और सबसे पहले इसका मैं कहूँगा सदुपयोग या जो इसका लाभ उठाया हमारी यंगस्टर जनरेशन ने उठाया, नेचुरली बिकॉज यही एज ग्रुप ऐसा होता है 20 से 40 वाला, जो आउट गोइंग होता है, ट्रेवल करता है, हनीमून पे जाता है या सिनेमा देखता है। और उनमें क्या हुआ, ये अगले 2 महीने में इतनी हालत खराब हो गई और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम कहते हैं कि कोरोना ने भी अपना रूप बदल लिया, तो जिसको कहते हैं ना कि डबल जेपार्डी वो हो गई। उधर से एक तरफ तो हमने अपने आप को बहुत एक्सपोज कर दिया कि आओ भाई कोरोना, हम आपके लिए तैयार हैं, वी वेलकम यू, और उधर से कोरोना ने अपना रूप बदल लिया जो कि बहुत हाईली इन्फेक्शियस है। और ये दोनों चीजें मिलकर इतना खतरनाक ये चीज हो गई है और ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इट इज रियली बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बताने में कि कब इसकी पीक आएगी और कितने दिन तक चलेगी। लेकिन वैक्सीन आएगी या वैक्सीन आ रही हैं, अप्रूवल्स मिल रहे हैं, लेकिन आज की डेट में या कल की डेट में 1 सप्ताह में जब तक वैक्सीन सारी आती हैं और सब वैक्सीन होते हैं वैक्सीनेट, तब तक कितनी जानें चली जाएंगी हमको ये भी सोचना है और कितनी डॉक्टर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम है। जैसे मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देखूं, हमारे पास कोई बेड नहीं है, सारी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है और इतने लोगों के बड़े संवेदनशील मैसेज आते हैं, प्रेशर भी आता है, राजनीतिक भी हो या उस तरह से भी हो, लेकिन हमारे पास बेड ही नहीं है। तो इसको हम सब लोगों को मिलकर इस कर्व को नीचे लाना ही पड़ेगा और हम हमेशा कहते हैं कि पब्लिक की गलती से या पब्लिक की कंप्लेसेंसी से ये वेव इतनी ऊपर गई है
और केवल पब्लिक ही इसको नीचे ला सकती है। सरकारें इसमें ज़्यादा करने में अब सक्षम नहीं है। सरवन सर, बिल्कुल आपने जो बात कही हकीकत है। इस वक्त ज़मीनी हकीकत यही है कि तकरीबन ज़्यादातर राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। हर राज्य में खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर बेड या वेंटिलेटर्स की किल्लत काफ़ी दिख रही है। कुछ राज्य या कुछ ज़िले अपवाद हो सकते हैं। सवाल ये कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और जो हमने कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद डेवलप किया, तैयार किया, खड़ा किया, असल में क्या अभी भी वो एट पार उस पॉपुलेशन के नज़रिए से बेहद कमज़ोर नज़र आता है? तो ऐसे में इस संक्रमण के साथ अगर हमें आगे बढ़ना पड़ा कुछ हफ्ते तक, अगर ये हम मान लेते हैं बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस जो इस वक्त नज़र आ रही हैं, तो फिर विकल्प क्या है? जी, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपने जो प्रश्न किया है कि जिस तरह से भारत सरकार ने, सारे जितने संस्थान थे और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जिस तरह से हमारी सुविधाएं बढ़ी, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों या ऑक्सीजन की सप्लाई का हो या जिस तरह से बेड बढ़ाने की कैपेसिटी हो, डेफिनेटली हम जून जुलाई तक काफ़ी अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि हम काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। लेकिन जिस तरह से, जिस स्पीड से ये वेव जो आई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और अनएक्सपेक्टेड भी है, ऐसा ना सोचा था और ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि इतनी जल्दी इस तरह से होगा। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि जो बेड भी हैं या जो आईसीयू बेड्स भी हैं, उनमें जो आपका प्रश्न है, मैं कहूँगा कि हम इस समय ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। हमारे बहुत सारे मरीज हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स के हैं या न्यूरोलॉजी के हैं। ये भी डिबेट आजकल बहुत बड़ा है कि हम हॉस्पिटल्स को कोविड में बदल रहे हैं। क्या दूसरे इंसान, मेडिकल एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बड़ी दुविधा की बात है कि जो दूसरे मरीज हैं उनको भर्ती बेशक ना करें, जो सर्जरी उनकी डिले कर सकते हैं, लेकिन जो आज की डेट में भर्ती उनको हम किस वजह से और कैसे डिस्चार्ज करें, वो रिक्वायर नहीं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर के मरीज हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जॉस्ट इसलिए हो गई है कि है, लेकिन वो अभी कोविड के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही है। डॉक्टर अपर्णा, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर क्या अब तक हम फाइंडिंग्स को देखें या जो संकेत मिल रहे हैं इस दूसरी लहर के और इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ने के पीछे की कुछ वजहें क्या हैं? क्या वाकई जैसे कि सरवन सर कह रहे थे कि हम खुद एज अ पब्लिक जो है उसने एक मान लिया था कि कोरोना ख़त्म हो गया और अब इतने ज़्यादा, मैं कहूँ कि अपने आप को हमने छोड़ दिया और उन जो नियमों को पालन करना था उससे हम दूर हट गए, या फिर कोरोना का जो नया रूप है वो कहीं ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा संक्रमण की रफ्तार कई गुना ज़्यादा है पहले के मुकाबले, या कुछ और? राइट, जैसे डॉक्टर शर्मन सिंह कह रहे थे कि ये मोस्टली दो रीजन से हुए। एक तो कॉम्प्लेसेंसी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें लगा कि कोरोना ख़त्म हो गई है, दूसरे देशों में वेव्स आ रहे हैं लेकिन हमारे देश में अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये सारे जो प्रिकॉशंस और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हम बंद कर देंगे तो वो फैला फिर से स्प्रेड होने लगी है। एंड सेकेंडली कुछ जैसे कोई भी वायरस हो, थोड़ी बहुत म्यूटेट होती रहती है ओवर टाइम। एंड विद द न्यू स्ट्रेन्स जो भी आए हैं, दे इनकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ये जल्दी संक्रमण कर रही है, इसीलिए दिस होल थिंग इज़ ब्लोइंग अप अगेन। और सेकेंड वेव वैसे आना तो था ही, एवरी कंट्री इज़ गोइंग थ्रू, सारे कंट्रीज़ में एक सेकेंड वेव आ रही है, तो हमारे देश में भी आती और वही हम अभी सामना कर रहे हैं। अगर हम इतिहास से सीखें और अगर मैं स्पेनिश फ्लू में लौटता हूँ 100 साल पहले, वहाँ पर जिस तरीके का ट्रेंड नज़र आ रहा था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, और समन सर आपसे मैं चाहूँगा उसके बाद जवाब, कि क्या कुछ उसी तरीके का ट्रेंड हम इस बार भी देख रहे हैं भारत जैसे देशों में, जहाँ पर पिछली बार यानी कि 100 साल पहले जब इस तरीके का एक स्पेनिश फ्लू का मैं कहूँ कि एक हमला हुआ, उसके बाद तब भी पहली वेव उतनी खतरनाक नहीं थी, उसके बाद जो दूसरी, तीसरी या चौथी वेव आई वो ज़्यादा खतरनाक थी और सबसे ज़्यादा मौतें भी उन्हीं तीसरी चौथी वेव में हुई थी। और क्या उसके लिए हम आज अगर स्वाइन फ्लू, मैं कोविड को देखता हूं, तो क्या हमने उस तरह की तैयारियां की हैं एज अ पब्लिक, एज अ सिस्टम, एज अ गवर्नमेंट? अभी जिस तरह से ये वेव आई है उस तरह से तो बिल्कुल ये इस तरह से प्रतीत हो रहा है, और बाकी देशों का भी हमको इतिहास बताता है, चाहे स्पेन हो चाहे यूके हो। जस्ट लाइक स्पेनिश फ्लू की बात की, उसी तरह से कोरोना में जो सेकंड वेव है, थर्ड वेव जहाँ जहाँ जिस कंट्री में आई हैं, उसमें डेफिनेटली ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहा है। इंडिया में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, इवन दो हालांकि जो नंबर ऑफ डेथ परसेंटेज देखेंगे वो बेशक ज़्यादा डिफरेंट नहीं है,
लेकिन क्युमुलेटिव नंबर जो एब्सोल्यूट नंबर होता है वो डेफिनेटली ज़्यादा है। और जैसा आपने कहा कि जब नंबर बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरली डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा आपका पार्ट जो था सवाल का कि हम तैयार हैं कि नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ एक हम इस बात को एक संतुष्ट हो सकते हैं कह के कि स्पेनिश फ्लू को अगर हम कंपेयर करें और आज 2021 की बात करें तो डेफिनेटली हम काफ़ी बेटर प्लेस्ड हैं। हमारे पास कुछ दवाइयाँ भी हैं, हमारे प्रोटोकॉल एक साल में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, दवाइयों का पता चला, प्रोटोकॉल डेवलप हो गए, बेड हुए, वेंटिलेटर हुए, जो जिस तरह से हमने बताया। वैक्सीन भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीन जैसे अब तीसरी वैक्सीन के भी अप्रूवल मिल गया और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अप्रैल एंड तक ये वैक्सीन इन यूज जो स्पुतनिक है वो हो जाएगी। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि बाकी वैक्सीन्स हैं वो सितंबर तक कम से कम 8-9 वैक्सीन हमारे यहाँ हो जाएंगी, तो ऐसा मानना है। लेकिन मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि सितंबर अक्टूबर में कंट्रोल होगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर में तब तक हम कितने अपनों को खो देंगे, दैट इज द कंसर्न। बिल्कुल। अपर्णा जी, वैक्सीन एक के बाद एक नई वैक्सीन्स का आना, और अभी जैसा कि कहा सर ने कि 3 वैक्सीन हम देख रहे हैं जिसको अप्रूवल मिला हुआ है। वैक्सीन के बढ़ते नंबर्स के साथ संक्रमण के खतरे को या उसकी रफ्तार को हम कितना कम कर पाएंगे और किस तरीके से? वैक्सीन्स नंबर ज़्यादा आएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, नंबर्स ज़्यादा होंगे। इंस्टेड ऑफ 2 कंपनियां जितनी वैक्सीन हमें सप्लाई कर पा रही थी, वी लेट बाकी जो भी अप्रूव वैक्सीन्स है वो जब हमारे देश में उपलब्ध होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे। सो दैट इज़ मतलब हमें अभी ज़्यादा तजुर्बा है कि कैसे ट्रीट कर सकते हैं कोरोना को, बट स्टिल बेस्ट वे है कि ना हो लोगों को, या हो भी तो बहुत माइल्ड हो। तो वैक्सीनेशन इज द वे टू गो। जितना वैक्सीन सोसाइटी को मिल पाएगी दैट इज गुड। और क्या इस बार अपर्णा जी जो सिम्टम्स हैं वो पिछली बार के सिम्टम्स से काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं, जैसे कई लोगों ने बताया है या जो इस वक्त देखने में आ रहा है, और इसीलिए जो पहचान हो रही है वो काफ़ी देरी के साथ हो रही है और तब तक संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, ये वजह है या फिर कुछ और इसकी फाइंडिंग्स आप लोग देखती हैं? जो बेसिक सिम्टम्स है वो तो अभी भी सेम है कि आपको फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस वगैरह है। एंड उसके साथ जैसे जैसे दिन जाते जा रहे वी आर रिकग्नाइजिंग कि और कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे जीआई अपसेट एंड वॉमिटिंग एटसेट्रा। लेकिन डायग्नोस करने के लिए जो लोगों में ये सस्पिशन होना चाहिए और फिजिशियंस में भी, ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हाँ हो रहा है कोरोना लेकिन हमने टेस्ट नहीं कराया, 2 दिन में ठीक हो गए, फिर हम घूमते फिरते रहे, उस तरह से और ज़्यादा फैलता रहता है। कोई भी शक हो तो टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। समन सर, क्या सिम्टम्स का बदलाव भी संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाने में सहायक है, थोड़ा सा उसको स्पीड अप कर रहा है, या फिर वो एक मसला नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, मसला है, इम्पोर्टेंट मसला है। एक तो देखने को ये मिला है कि जैसा डॉक्टर अपर्णा ने बताया और हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस इन एडिशन टू जो पुराने लक्षण थे उसके साथ साथ दूसरे लक्षण जिस तरह से आ रहे हैं। किसी मरीज में केवल हेडेक हो रहा है या किसी में बॉडी एक ही हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वैक्सीनेट हुए हैं लोग उनमें कई सारे लोगों में बिल्कुल कोई भी सिम्टम नहीं है या हार्डली थोड़ा सा ही सिम्टम है, बहुत माइल्ड से सिम्टम है। और उनकी जब जांच की जाती है जस्ट फॉर कांटेक्ट के लिए तो वो पता चल रहा है कि वो भी पॉजिटिव है। तो वो एक बड़ी चिंता का विषय बन गया कि कहीं ये साइलेंट स्प्रेडर तो नहीं है। तो वो बिकॉज और ज्यादातर जैसा मैंने बताया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐसी एज ग्रुप में हो रहा है। देखिए एक बुजुर्ग आदमी होगा, उसको थोड़ा सा आज एबनॉर्मल हो जाएगा, दर्द भी लगेगा तो कहेगा आज मुझे दर्द क्यों हो रहा है, कल तो नहीं था। यंग बच्चे जो होते हैं उनमें छोटी मोटी चीज होती है वो कहते हैं कुछ नहीं। तो वो एक जो इस एज में जब से इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे बड़ा नेग्लिजेंस एंड कंप्लेसेंसी जिस तरह से हो जाती है कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो ये जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर 20s में 30s में जो हैं, ये लोग उसको कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उतनी देर में इधर जाना आना सब कुछ होता रहता है। 2-3 दिन में तो नेचुरली अगर एवरेज देखा जाए तो कई जो उनके कॉन्टैक्ट अगर ट्रेसिंग जहाँ जहाँ की जा रही है तो इतने 2-3 दिन में इतने कॉन्टैक्ट हो जाते हैं उनके कि वो स्प्रेड हो रहा है।
तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट वे तो यही है कि मास्किंग जिसको कहते हैं मास्किंग, तो वो एक सबसे बेस्ट तरीका है। इर्रेस्पेक्टिव आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, आपको लग रहा है मुझे इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हर इंसान को मास्क पहनना ही पड़ेगा, तभी इस लहर को नीचे ला सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। और क्या सर ये देखने में आ रहा है आप लोगों की जो लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, भले ही एक पहली डोज ली हो, वो खुद को शायद समझने लगे हैं कि अब कोरोना उनसे दूर रहेगा और उनके पास एक, मैं कहूँ कि सेफ्टी गार्ड आ गया है और ये खतरे को बढ़ा रहा है, संक्रमण को बढ़ा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल ये है, ऐसा हम देखने में मिल रहा है। लगभग हमारे यहाँ कई सारे हॉस्टल में जो बच्चे थे वो सब वैक्सीनेट हो चुके थे, उनमें से लगभग आधे बच्चे, बिकॉज कांटेक्ट इतना क्लोज कांटेक्ट हो रहा है उनका, वैक्सीन ये नहीं करती कि आपको इन्फेक्शन से रोकेगी, वो सीवियर डिजीज से रोक रही है, डेथ से रोक रही है, आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा, लंग्स में डैमेज नहीं होगा, बट इन्फेक्शन हो रहा है उनको। तो ये कंपनियों ने भी कहा है, क्लिनिकल ट्रायल जो हुए हैं उनकी फाइंडिंग्स में भी आया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, और वो अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और उन्होंने ये सोच लिया है कि मैं वैक्सीनेट हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन रहा है जो निकल के आ रहा है स्प्रेड करने में। डॉक्टर अपर्णा, सेम क्वेश्चन में डेफिनेटली, अगर वैक्सीन, एक तो वैक्सीन की 2 डोज लीजिएगा, उसके 2-3 हफ्ते बाद ही आपका पूरा व्हाटएवर इम्यून रिएक्शंस होंगे और एंटीबॉडीज आएंगे। एक ही डोज लेके नेक्स्ट डे से अगर आप सोचेंगे कि मुझे और कभी कोरोना नहीं हो सकता है, दैट विल नेवर हैपन। और दूसरी बात है, कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस कभी नहीं होती है। जो हम बच्चों को भी लगाते हैं वो भी 100% एफिकेसी नहीं है उनकी भी। इसीलिए ऐसा नहीं कि वैक्सीन लग गया तो हम बिल्कुल ही सुपरमैन हो गए, हमें कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे सर कह रहे हैं, मास्किंग एंड डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। अब मैं अगले राउंड पे आता हूँ सर, कि एक जो चीज़ कही जा रही है कि किस तरीके से हम वैक्सीनेशन प्लान करें, क्योंकि जो नंबर्स हैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद करीब 26,000 नए सेंटर्स डेली जोड़े जा रहे हैं, और इस वक्त जो करीब संख्या है 70,000 से ऊपर नज़र आती है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन हमारे सामने अब आ रही हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है। ऐसे में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कितनी तेज़ रफ्तार से होना चाहिए कि जो इम्यूनिटी की बात आ रही है वो डेवलप हो और रीजन या स्टेट या एक जोन उससे बच पाए, और वो तभी मुमकिन होगा शायद जब तक कि हम सभी को कवर न कर पाएं। जी, सभी को, एक तो ये है कि हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, और जिसको हम सबको वैक्सीनेट करने का मतलब यह है कि हम लगभग 70%, मोर देन 60% को अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो ये मान सकते हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन बाई एंड लार्ज, उसके लिए आप सोचिए कम से कम 75 करोड़ के लगभग कम से कम हमको वैक्सीनेट करने पड़ेंगे, और अभी आप देखिए लगभग 10 करोड़ ही लोग वैक्सीनेट हो पाए हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली बहुत बार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं है, वैक्सीन भी इतनी नहीं है। अगर सारा नर्सिंग स्टाफ और सारे डॉक्टर्स इसमें लग जाएंगे, हमको मेडिकल केयर भी करनी है, एक तरफ हमको जो कोविड पेशेंट है उनको भी देखना है, नॉन कोविड पेशेंट भी देखना है, तो आज की डेट में देखा जाए तो हेल्थ केयर स्टाफ इतना ओवर स्ट्रेस्ड है कि उनके पास वैक्सीनेशन करने के लिए भी, कोविड पेशेंट को मैनेज करने के लिए भी, नॉन कोविड को भी, प्राइवेट सेक्टर नेचुरली उनको ज़्यादा देख रहा है, तो सबको देखने के लिए रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम पड़ रहा है। तो अपर्णा जी, कैसे इसको देखेंगे आप? मतलब अगर हम वैक्सीनेशन के ड्राइव को बढ़ाते हैं और जो कि मंशा है सरकार की और एक वही विकल्प नज़र आ रहा है, तो किस तरीके से इसका रोड मैप आगे दिखता है, और साथ ही साथ संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस या कोई कदम आपको लगता है कि जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है? इसके अलावा और कोई ऑप्शंस तो है नहीं। आपको कोई वायरल डिजीज प्रिवेंट करना है तो आपको इन मेजर्स को करना ही पड़ेगा, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, यही करनी पड़ेगी। कोई ऐसा सिल्वर बुलेट नहीं है जिससे आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और वैक्सीन के लिए
पब्लिक को भी आगे आना है ताकि देयर इज नो वैक्सीन हेजिटेंसी। जब भी मिल रहा है, जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोई भी वैक्सीन मिल रहा है तो वो ले ले। ऐसा नहीं कि वेट करे, देख लेते हैं थोड़ा और फिर ले, ऐसा ना हो। ताकि ऐसे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड थिन है, तो जितना हम कर सक रहे हैं उसको यूटिलाइज फुल्ली हो सके, तभी the whole population, at least 60% of the population can be vaccinated. सरवन सर, दो सवाल और मैं चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप एक पूरे के पूरे अस्पताल को देख रहे हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, और प्रैक्टिकल दिक्कत भी आपने बताई कि एक तरफ नंबर्स ऑफ बेड की कमी होना और दूसरी ओर मेडिकल स्टाफ। अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी भी निभानी है, संक्रमण को रोकना भी है, और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी कंटिन्यू करना है। तो ऐसे में आपकी नज़र में, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, क्या और विकल्प हैं जो कि राज्य सरकारों को या सेंटर को या फिर जो अलग अलग संस्थाएं स्वास्थ्य सेवा में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, और उनको अगर मिलकर कोई ऐसे रोड मैप या कोई आपको लगता है कि रास्ता है जिसके ज़रिए हम मिलकर इससे लड़ सकते हों? देखिए, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा इस तरह के काम में, और लिया है गवर्नमेंट ने। और बहुत सारे सेंटर्स जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको दिया है। और अगर ये जो वैक्सीन, अगर गवर्नमेंट सोच रही है जून जुलाई तक मॉडर्ना एंड फाइजर एंड J&J की या नोवावैक्स एंड ये जो भी नई वैक्सीन, जो 8-9 वैक्सीन पाइपलाइन में है इंडिया में आने में, तो उनके लाइसेंसेस जब भी मिलेंगे, तो जैसा मैंने बताया शुरू में कि सितंबर तक हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी वैक्सीन को लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया में करने के लिए। तो नेचुरली इसमें ज़्यादातर जो होंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। और प्राइवेट सेक्टर की शुरू में हमने देखा था कि इतने डरे हुए थे उसमें कोविड मैनेजमेंट में जब फर्स्ट लहर आई थी, तो हमने कई शोज पे भी कहा, और नेचुरली सरकारी जितने डॉक्टर थे उनको कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी था कि प्राइवेट सेक्टर उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, वो डर गए थे इतने कि हमको नहीं करना है। तो तब गवर्नमेंट सेक्टर आगे आया, लेकिन अब धीमे धीमे वो भी समझ गए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर भी अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे नॉन कोविड पेशेंट हो या इवन कोविड पेशेंट हो। तो डेफिनेटली हम पार्टिसिपेशन उनका ले रहे हैं, और सारी गवर्नमेंट्स ले रही हैं और लेती रहेंगी, और लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट स्टाफ नहीं है इतना जो कि हम तीनों काम कर सकें, वैक्सीनेशन भी कर सकें, नॉन कोविड की जब हम बात करते हैं वो भी मेडिकल एथिक्स के अनुसार वो भी बहुत जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे ट्रांसप्लांट करना है, या जो इम्प्लांट करना है घुटने का, या लाइपोमा हर्निया करनी है, इसको आप 6 महीने टाल सकते हैं। लेकिन कैंसर का पेशेंट है या इस तरह की डिलीवरी करनी है, ये पेशेंट नहीं टाले जाते, बिकॉज ये तो टाइम बाउंड है, और 6 महीने में या 1 महीने में 2 महीने में कंडीशन खराब हो जाएगी। और इसीलिए चाहे कुछ कर लें, हम प्राइवेट सेक्टर को भी ले लें, वैक्सीन बहुत सारी आ जाएं, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मेरा मानना है कि पब्लिक को इसमें बहुत बड़ा आगे आना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जिस तरह से मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो ऐड कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, कि जिस तरह से मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा रहा पब्लिक को। लेकिन इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि भाई ऐसे धार्मिक चीज़ों में और पॉलिटिकल रैलीज में भी जो मैसेज जा रहे हैं वो ठीक नहीं जा रहे हैं, और हमको ऊपर से ही इस तरह के मैसेज देने पड़ेंगे कि जब तक फिजिकल डिस्टेंस और मास्किंग नहीं होगी, भीड़ इकट्ठी होती रहेगी, तो कोरोना फैलता रहेगा, और सारा हमारा जो तंत्र है वो चरमरा जाएगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली डेथ्स ज़्यादा होंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और अपर्णा जी आपका, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो महत्वपूर्ण है कि जैसा कि कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि कोरोना जब शुरू हुआ था पब्लिक के साथ, और जो कदम उठाए गए थे उसके ज़रिए रुके, लेकिन पब्लिक जब एक बार फिर से उन तमाम उपायों से ख़ुद को दूर खड़ा कर रही है, इसके चलते कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ चुकी है। और अब पब्लिक ही है जो इसे संक्रमण की रफ्तार को ब्रेक लगा सकती है, उसको धीमा कर सकती है। तो इसीलिए जो भी तमाम एहतियाती कदम स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर्स की ओर से बताए जाते हैं उनका पालन कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पैनलिस्ट ने बताई कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कि वैक्सीन लग चुकी है, तब भी आपको कोरोना हो सकता है। इसीलिए आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपनाते रहें, तभी इस रफ्तार को हम रोक पाएंगे और कोरोना को अलविदा कह पाएंगे। नहीं तो शायद
हमें जैसे अब देख रहे हैं कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ये नंबर्स कई गुना बढ़ सकता है अगर हम और आप सावधान नहीं रहे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।